हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे हैं आप लोग। चलिए देखिए, जो हमारा अंतिम प्रयास चल रहा है कक्षा 10 के लिए, ठीक है। देखिए इसका, देखिए आज हम लोग भाई फिजिक्स का चैप्टर करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, प्रबंधन न रहेगा, प्राकृतिक संसाधनों का क्या रहेगा। देखिए भाई यहाँ पे प्रबंधन रहेगा, ठीक है। प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का क्या रहेगा, देखिए प्रबंधन रहेगा भैया, प्रबंधन, ठीक है। ये रहेगा। और इसका देखिए हम लोग करने वाले भाई सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब यही रट लीजिए लास्ट में, इसके बाहर इस चैप्टर से कुछ जाने वाला नहीं है भाई। इस चैप्टर से इसके बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, ठीक है। क्या देखिए भाई इसमें है, देखिए पहले देखिए हम देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये देखेंगे। और जो भी अभी लाइक नहीं किए भाई लाइक कर ले, और शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दें, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, गंगा सफाई योजना कब कब आरंभ हुई थी। गंगा की जो सफाई योजना है वो कब आरंभ हुई थी, 1985 में, 1955 में, 2005 में, या इनमें देखिए 2005 में तो हुई नहीं थी, ये हम जानते हैं भाई इसके समय। अब देखिए मतलब हमारे पहले से हुई थी, 1955 में भी नहीं हुई थी आज़ादी के समय, नहीं उसके बहुत बाद हुआ। मतलब यह किस में हुई थी, देखिए 1985 में। कब हुआ था भैया, 1985 ईस्वी में। आगे देखिए क्या है, कोलीफार्म समूह है, विषाणु का, जीवाणु का, प्रोटोजोआ का, इनमें से कोई नहीं। कोलीफार्म समूह किसका है भाई, विषाणुओं का, जीवाणुओं का, या किसका, तो देखिए ये जीवाणु का होता है। कोलीफार्म क्या है, जीवाणुओं का एक समूह है। क्या है, जीवाणुओं का एक समूह है। क्लियर है, कोलीफार्म क्या है, देखिए जीवाणुओं का एक समूह है। आगे देखिए, अपने घर को पर्यावरण भिन्न मित्र बनाने के लिए आप उसमें कौन कौन से परावर्तन सुझा सकते हैं। क्वेश्चन है देखिए भाई, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया कि आप अपने घर को पर्यावरण का मित्र, मतलब पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए आप क्या क्या परिवर्तन बता सकते हैं, सुझा सकते हैं, मतलब क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए पहला देखिए, 3 परिवर्तन, ठीक है। क्या है देखिए भाई, 3R परिवर्तन, उपयोग कम करना, पुनः चक्रण तथा पुनः उपयोग को लागू करके हम पर्यावरण को क्या कर सकते हैं, देखिए प्रभावी ढंग से सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि जो 3R, आर का मतलब देखिए, देखिए 3R का मतलब देखिए ये होता है कि जो हम क्या है उपयोग कम कर दें। 3R का अर्थ क्या होता है, देखिए हमारे जो ज़रूरत की, मतलब रोज की चीज़ें हैं उसका उपयोग हम कम करें। जैसे बाइक चला रहे हैं, बाइक में पेट्रोल डीजल खर्चा होता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, प्रदूषण होता है, तो हम उसका उपयोग कम करें। आग जलाते हैं तो जितना ज़रूरी हो उतना ही जलाएं, ठीक है। पानी चलाते हैं तो पानी उसे ही चल रहा है, नल में चल रहा है। सब लोग नहा रहे हैं, ब्रश मुंह में लेकर चला रहे हैं, पानी गिर रहा है, साबुन लगा रहे हैं सर पे, पानी गिर रहा है नल से। भाई ऐसा ना हो, जितना ज़रूरत हो उतना चलाएं, और उसका पुनः चक्रण करके उपयोग करना सीखें। मतलब जैसे जल को इकट्ठा करना, ये सब दोबारा से उसको रिसोर्स करके उपयोग कम करने का अर्थ है कि कम से कम वस्तु का प्रयोग करना, ठीक है। जैसे बिजली है, चल रहा है, जब तक जरूरत है तब तक लाइट फैन सब चल रहा है। जब जरूरत नहीं है, घर से बाहर जा रहे हैं या तो घर में ही, जैसे कि जरूरत नहीं है जिस टाइम, उस टाइम बंद कर दे भाई। अब क्या पता है इस रूम का बिजली, मतलब बल्ब जल रहा है, फैन जल रहा है, हम निकल के चले गए आधे घंटे के लिए बाहर, किसी का फोन आया, बाहर मिलने चले गए, पंखा चल रहा है, आधे घंटे 1 घंटे बाद आए, फिर चल रहा है, फिर से बैठ गए। तो जब आप रहेंगे तब तो चलेगा ही, कम से कम जब बाहर जा रहे हैं तो लाइट वाइट सब बंद करके जाइए, जितना जरूरत हो उतना चलाइए। तो आगे देखिए, हम बिजली के पंखे एवं बल्ब का स्विच बंद करके विद्युत का अपव्यय रोक सकते हैं। हम टपकने वाले नल की मरम्मत कराकर जल की बचत कर सकते हैं, ठीक है। हमें अपने भोजन को फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। भोजन को भी जरूरत भरी बनाइए ना, अगर कभी बच जाता है तो किसी जरूरतमंद को दीजिए, या जैसे कि कोई जो जानवर हैं, गाय भैंस, इसे को खिलाइए। लेकिन फेंक देते हैं हम लोग, क्या करते हैं, शाम को बच गया सब्जी रोटी, फेंक दिए ले जाके कूड़े में। सुबह बच गया, शाम को नहीं खाएंगे, फेंक देंगे। भाई जितना जरूरत हो उतना बनाइए खाइए, बच जा रहा है तो उसको दूसरे को दे दीजिए।
पुनः चक्रण का अर्थ क्या है? प्लास्टिक, कांच, धातु की जो वस्तुएं हैं उनको ऐसे ही न फेंकें, उनको देखिए इकट्ठा करके दे दे रद्दी वाले को, वो ले जाकर जब बेचते हैं तो कंपनी में जाके, जैसे प्लास्टिक होता है, रबर, ये सब, उसका फिर से रीयूज किया जाता है, फिर से उसको गला के फिर से दूसरा पदार्थ उसी को बनाया जाता है रीयूज के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से करें, तो ये सब कर सकते हैं। आगे देखिए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, देखिए देखिए कह रहा है, क्या आपके विचार में संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए? संसाधनों के समान वितरण के विरुद्ध कौन कौन सी ताकतें कार्य कर सकती हैं? संसाधनों के समान वितरण के विरुद्ध कौन कौन सी ताकतें? देखिए, हमारी धरती सभी के लिए उपलब्ध है, सभी प्राणियों का इसके संसाधनों पर समान अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति इन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग कर रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि किसी को इसकी कमी झेलनी पड़ रही है। फलतः एक संघर्ष होता है जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। देखिए, जैसे हम बात करें कि हमें ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए पानी की ही, तो जितने व्यक्ति हैं उतना पानी क्या है, एक लिमिट मात्रा में है कि उतना पानी सबको पीना है एक दिन में। अब आप पानी पी भी रहे हैं, फेंक भी रहे हैं, अब नहाना है एक बाल्टी में तो 4 बाल्टी नहा ले रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हर जगह ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो भाई अगर आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो किसी न किसी को वो नहीं मिलता है। जैसे अगर हम बात करें कि एक दुकान में अगर देखिए क्या है, मान लीजिए हम कि गए लेने 5 किलो आलू है और उस 2-3 घर वाले गए खरीदने। अब किसी को अगर आधे किलो की ज़रूरत है तो 1 किलो ले ले सुबह शाम के लिए से, अब वो 5-10 किलो पूरा ले लेगा, ज़्यादा बनाएगा, ज़्यादा खाएगा या फेंक देगा, बना दिया जाकर लेकर और नहीं खा पाया, फेंक दिया, तो वो तो फेंक दिया लेकिन किसी दूसरे को वो मिल ही नहीं पाया। तो देखिए सबको बराबर मिलना चाहिए, मतलब सीधी सी बात है, जितना ज़रूरत है उतना ही खर्चा करे, उसके बाहर ना करे। अगला देखिए क्या है भाई, देखिए, किंतु मुट्ठी भर कुछ अमीर और शक्तिशाली लोग जो संसाधनों का समान वितरण नहीं चलाते हैं, वे इन संसाधनों का अपने लिए लाभ के एक विशाल स्रोत के रूप में देखते हैं। मतलब वो उनको क्या लगता है कि हम अमीर हैं तो हमारे ही लिए सारी चीज़ें हैं, गरीब के लिए है नहीं। क्यों नहीं भाई, उसको भी हक है, उसको भी मिलना चाहिए। आप जब देखिए महंगाई कब होती है, जब अमीर रहेगा वो आधा सामान खुद अकेले अपने घर में रख लेगा खरीद के, अब आधा बचा, आधे के लिए पूरे गांव है। जैसे कि 10 घर है, 10 घर में 20 किलो कोई राशन आया, अब एक लोग 5 किलो लेके रख लिया, अब बचे 9 घर, 15 किलो में 9 घर को बांटना है तो आप वही 1-1 किलो लेंगे, 1.5-1.5 किलो। लेकिन अगर 2-2 किलो लेंगे तो सबको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जितना जरूरत हो उतना काम करें। आगे देखिए क्या है, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, ये इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? ठीक है, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है भाई? चलिए तो देखिए, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो हमारे परितंत्र के पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखते हैं। वन जैव विविधता को बनाए रखते हैं, मतलब जैव विविधता को भी बनाए रखते हैं, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं, और ये जो जीव जंतु हैं उनके लिए ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ जैसे कि मानव कल्याण के लिए देखिए लकड़ी प्रदान करते हैं, फल फूल सभी, मतलब हर एक चीज़ ये देते हैं। और वन के रहने से ही क्या होता है, भूमि का कटाव बचता है जिससे बारिश होती है। तो वन क्या है, आवश्यक है भाई। क्यों आवश्यक है, लिख देंगे 4-5 लाइन आराम से। फिर देखिए, हमें वन एवं वन्य जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। वन वाला जो है सब इंपॉर्टेंट है। वन क्यों आवश्यक है पहले ये बताया, फिर कहा कि वन और जो वन्य जीवन मतलब होता है, वन का में जो रहने वाले जीव होते हैं जीवन, उसका संरक्षण क्यों करना चाहिए, उसको बचाना क्यों चाहिए। देखिए, वन जैव विविधता के तप्त स्थल है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता को जानने का एक तरीका यहाँ पाए जाने वाले प्रजातियों की संख्या, हालांकि अनेक प्रकार के जीव जैसे होते हैं बैक्टीरिया इत्यादि का नहीं पता चलता है, जबकि ये भी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विरासत से प्राप्त जैव विविधताओं की सुरक्षा है। मतलब जो हमें विरासत का मतलब समझ रहे हैं, जो हमें प्रकृति दी है विरासत के रूप में, जो हमें दी है भाई प्राकृतिक संसाधन, अगर उसको बचाए रखना है तो हमें वन्य को और वन जीव को क्या करना होगा, उसका संरक्षण करना होगा, उसका सुरक्षा करना होगा।
प्रयोगों तथा वास्तु स्थितियों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि विविधता के नष्ट होने में पारिस्थितिकीय स्थायित्व भी नष्ट हो जाते हैं। पारिस्थितिकीय स्थायित्व नष्ट हो जाएंगे मतलब हमें ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगा, बारिश सही से नहीं होगी, भूमि का कटाव होने लगेगा, हर नुकसानी होगी। तो इसलिए इसका संरक्षण, इसको बचाना जरूरी है। आगे देखिए, संरक्षण के लिए कुछ उपाय बताइए। ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत महत्वपूर्ण। वन संरक्षण के लिए कुछ उपाय देखिए। वन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना होगा कि यह पर्यावरण पर विकास दोनों के हित में हो। मतलब पर्यावरण का भी विकास हो और हमारा भी विकास हो। ये नहीं कि अब जैसे लकड़ी सब लोग काटने लगते हैं, ढेर सारा काट देते हैं। और काटिए ठीक है, तो एक तरफ से काटिए तो दूसरे तरफ फिर पेड़ को लगाइए। एक पेड़ काटिए तो एक पेड़, दो पेड़ लगा दीजिए। इस प्रकार करेंगे तब बचा रहेगा। अब भाई हम काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, जंगल काट के पूरा घर बना दे रहे हैं, शहर बना दे रहे हैं, पेड़ लग ही नहीं रहा है। पेड़ आते आते एक समय ऐसा आएगा कि पेड़ रहेगा ही नहीं, और पेड़ नहीं रहेगा तो मिट्टी का कटाव बहुत तेज होगा, और फिर वही आएगा, क्या होगा, प्रलय आएगा। उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बाढ़ ये सब आ सकते हैं, बहुत कुछ, और बारिश नहीं होगी, तब प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, आगे देखिए क्या है। अकेले व्यक्तित्व के रूप में आप विभिन्न प्राकृतिक उत्पादनों की खपत कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ बात हो रही है केवल आपके लिए, अकेले के लिए। ठीक है, अगर आप अकेले हैं तो आप पारिस्थितिकी तंत्र के जो मतलब देखिए क्या करते हैं, उत्पादनों की खपत को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए ये बताया जा रहा है भाई। देखिए ठीक है, आप क्या, चलिए तो देखिए भाई पूछ रहा है कि अकेले, अगर हम अकेले रहेंगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं उसको कम खर्चा करने के लिए। देखिए अनावश्यक बल्ब तथा पंखे बंद करके हम बिजली की बचत कर सकते हैं। जैसे जब जरूरत हो तभी पंखा और बल्ब जलाइए। ठीक है, और देखिए बल्ब की जगह हम ट्यूबलाइट का उपयोग करेंगे, एलईडी का उपयोग करेंगे, तो जो हमारा क्या होगा, बचत का। जैसे विद्युत बल्ब की जगह हम एलईडी बल्ब का उपयोग करेंगे, ट्यूबलाइट का, तो उसमें क्या होगा कि कम खर्चा होता है बिजली का। और लिफ्ट की जगह सीढ़ी का इस्तेमाल करके हम बिजली की बचत कर सकते हैं। जैसे बिजली को बचाना है, लिफ्ट से न जाएं भाई, 2 माला जाना, 3 माला, तो सीढ़ी से चढ़ के चले जाएं, जाने योग्य है तो। ठीक है, और देखिए इसके बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं। छोटी दूरियां तय करने के लिए हम वाहनों की जगह पैदल से, जैसे अब आधा किलोमीटर मार्केट जाना है, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो हम क्या करते हैं, बाइक उठा के चल देते हैं 2 मिनट में। भाई उतना पैदल भी जा सकते हैं। जब गाड़ियां रेड लाइट पर खड़ी होती है तो उनका इंजन बंद करके हम पेट्रोल की बचत कर सकते हैं। टपकने वाले नलों की मरम्मत कराकर पानी की बचत कर सकते हैं। भोजन को व्यर्थ न करके हम क्या, व्यर्थ न फेंक करके हम भोजन की बचत कर सकते हैं। ये सब हम बचत कर सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं ये बताना है। ठीक है, आगे देखिए है, संसाधनों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसके द्वारा आप अपने समाज को कैसे लाभान्वित करेंगे, एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो देखिए पहला तो है कि संसाधनों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। देखिए पृथ्वी की संपदाएं ठीक है, या संसाधन देखिए सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। ठीक है, कह रहा है कि पृथ्वी की जो संपदा है, जो संसाधन है, वो एक सीमित मात्रा में, जैसे डीजल पेट्रोल ये सब है, एक सीमित मात्रा में, जगह ही ले लीजिए सीमित मात्रा में। ठीक है, कह रहा है मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण संपदाओं का, संसाधनों के लिए मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जैसे कि जितना तेज जनसंख्या बढ़ रहा है उतना ज़्यादा मांग बढ़ रहा है, तो उतना ज़्यादा जल्दी खत्म भी होगा। ठीक है, अतः इनका उचित प्रबंधन सुनिश्चित करता है कि प्राकृतिक संपदाओं का विवेकपूर्ण देखिए उपयोग किया जाए, ताकि वे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को देखिए क्या कर सके भाई, देखिए पूरा कर सके। मतलब जो पीढ़ी आने वाली है उसकी भी आवश्यकता। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कदे पेड़ बहुत कम है, ऑक्सीजन कम मिल रहा है, अगर हम और काटते जाएंगे, लगाएंगे नहीं, तो एक समय ऐसा आएगा जनसंख्या बढ़ जाएगा, पूरे जगह पे घर ही बन जाएगा, पेड़ पौधे रहेंगे नहीं, फिर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, तो वैसे ही मर जाएंगे। ठीक है, और कह रहा है देखिए यह प्राकृतिक संपदाओं का उचित वितरण भी सुनिश्चित करता है कि संपदाओं के वितरण से सभी लोग को लाभ हो। वर्तमान में प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग एवं उनके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने हेतु 3R पद्धति का उपयोग किया जाता है। 3R देखिए कह रहा है 3R अर्थात 3R देखिए क्या, रिड्यूस देखिए कम उपयोग करना है, कम उपयोग करना। देखिए 3R का मतलब देखिए क्या होता है, देखिए एक R से देखिए क्या होता है, रिड्यूस,
दूसरे से क्या होता है रिसाइकल, और तीसरे से क्या होता है रीयूज। 3R का मतलब देखिए क्या होता है, रिड्यूस मतलब कम करना, खर्च कम करना, रिड्यूस, रिसाइकल मतलब उसे पुनः चक्रण फिर से बनाना, उपयोग योग्य फिर से बनाना, रिसाइकल हो गया। फिर रीयूज मतलब उसे पुनः उपयोग करना, ये हो गया 3R। RRR, ट्रिपल R, इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्या, देखिए क्या है प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता, ये देखिए भाई क्या क्या, देखिए हमें हमारे संसाधनों का देखिए सावधानी पूर्वक प्रबंधन करना आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वी पर संसाधन सीमित हैं एवं मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और देखिए प्राकृतिक संसाधन का उचित प्रबंधन दीर्घकालिक महत्व एवं विचार करना है और अल्पकालिक लाभ के लिए उनके शोषण को पूर्णतया देखिए क्या करना है भाई, देखिए रोकता है, ताकि ये अगली पीढ़ी हेतु भी उपलब्ध हो। ठीक है, ये सब आप लिख लेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जल संग्रहण क्या है और इसको किस प्रकार से उपयोग में लाकर मनुष्य व जंतुओं को क्या कहते हैं, लाभ पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये भी देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण। जल संग्रहण देखिए इसका अर्थ है स्थानीय क्षेत्र वर्षा जल भूमि पर गिरती है या प्रवाहित होती है तो जल का संग्रहण करना, मतलब जल को इकट्ठा करना। ठीक है, जल संभर प्रबंधन, ठीक है, जल संभर प्रबंधन, देखिए ये क्या, देखिए जल संभर प्रबंधन में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है ताकि जैव भार के उत्पादन में वृद्धि हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोत का विकास कर उत्पादों एवं जंतुओं के द्वितीय संसाधनों के लिए उत्पादन में वृद्धि करना है, मतलब मिट्टी और जल को बचाना सीधे सीधे है। जल संभर प्रबंधन जल संभर समुदाय का उत्पादन एवं आय बढ़ाता है। ठीक है, सूखे एवं बाढ़ में कमी लाता है तथा प्रवाह के बांधों एवं जल संसाधनों की आयु बढ़ाता है। ये सब आप कर लेंगे। आगे देखिए जल संग्रहण की परंपरागत विधियां, जल संग्रहण की परंपरागत विधियां क्या है, देखिए भारत में देखिए अधिकाधिक वर्षा जल के जो भूमि पर गिरता है को रोकने के लिए स्थानीय क्षेत्र देखिए एकत्रित विधियों का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए ये विधियां निम्नलिखित है, छोटे गड्ढों तथा झीलों या तालाबों की खुदाई। देखेंगे गांव में तालाब खोदे जाते हैं, गड्ढे खोदे जाते हैं, किस लिए कि जल उसमें इकट्ठा हो सके, जल रुका रहे। छोटे मृद बांधों का निर्माण तथा क्या कहे देखिए तटबंधन, मतलब जो बांध बनाए जाते हैं और जो समुद्र या नदी किनारे जो छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं, तटबंधन किए जाते हैं। बांधों या नहरों का जल रोकने के लिए मिट्टी की लंबी दीवारों का निर्माण करना, ये सब क्या है, जल को इकट्ठा करने की विधि है। ठीक है, आगे देखिए परंपरागत जल संग्रहण तंत्र, ये क्या है, देखिए बड़े समतल भूभाग में जल संग्रहण स्थल मुख्यतः देखिए अर्धचंद्राकार मिट्टी के गड्ढे या निचले ढलान वाले स्थानों पर वर्षा ऋतु में जल प्रवाह के मार्ग में कंक्रीट या छोटे कंकड़ पत्थरों द्वारा एनीकट या चैक डैम बनाए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी और कंकड़ पत्थर से एक डैम बनाया जाता है। ठीक है, जो मानसून के दौरान भर जाते हैं, जब मानसून आता है तो भर जाते हैं तथा मानसून के बाद लगभग अगले 6 महीने तक जल की पूर्ति करते हैं। क्या करते हैं, मानसून जब आएगा, ठीक है, बारिश वारिश होगी तो भर जाता है डैम और धीरे धीरे करके 4 से 6 महीने तक वो जल की पूर्ति करता रहता है वहाँ के स्थान की। ठीक है, इनका मुख्य प्रयोजन भू पृष्ठ पर वर्षा जल को रोककर रखना मात्र नहीं है, वरन वर्षा जल को भूमि के नीचे संचरित कराना भी है, भूमि के नीचे भी भेजना है। ठीक है, भूमि में संग्रहित जल वाष्पित नहीं होता है, भूमि में संग्रहित जल कुओं को भरने के लिए फैल जाता है। ठीक है, भूमि में संग्रहित जल मच्छरों के प्रजनन को नहीं, अब जैसे बाहर हम गड्ढे में जल रोक देते हैं तो उसमें मच्छर पनपने लगते हैं, भूमि के अंदर जल रहेंगे तो उसमें मच्छर भी नहीं होंगे और वो कुओं के लिए और सभी जगह के लिए फैल भी जाएंगे और वो वाष्पित होकर बाहर जल्दी उड़ते भी नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एक अच्छे पर्यावरण हेतु प्राकृतिक संसाधन के समुचित संरक्षण व उचित उपयोग की चर्चा कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन है भाई इंपॉर्टेंट आपका। देखिए उत्तर क्या, देखिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। देखिए
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि दोहन को नियमित तथा सीमित किया जाए। कुछ आवश्यक संरक्षण निम्नलिखित हैं। क्या है देखिए, जैसे भूमि संरक्षण। देखिए भूमि संरक्षण, देखिए प्राकृतिक संरक्षण में पहले हम क्या लिखेंगे, भूमि संरक्षण। देखिए भूमि संरक्षण का अर्थ है भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना तथा मृदा अपरदन को रोकना। मतलब भूमि की जो उर्वरक शक्ति है, पैदा करने की शक्ति, मतलब क्या कहते हैं फसल की, वो बनी रहे। और इसको देखिए क्या कहते हैं, अपरदन, मतलब इसको कटने से बचाए रखना। इसके लिए फसल चक्र को अपनाना चाहिए, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग फसल जो होते हैं वो लगाना चाहिए। सघन फसल को बोते रहना चाहिए, मतलब बीच बीच में सघन फसल बो देना चाहिए। मृदा के कटाव को रोकने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। ये सब क्या क्या करेंगे, ये है भूमि अपरदन के। जल संरक्षण के लिए देखिए क्या है, जल संरक्षण के लिए हम वृक्षारोपण तथा जंगलों की सुरक्षित रखना आवश्यक है। सबसे पहले तो वृक्षारोपण, क्योंकि जब तक वृक्ष नहीं रहेगा तब तक क्या होगा, जल क्या होगा, वर्षा होगी नहीं। यह क्रिया भूमिगत जल भंडारण को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि जल पौधों की जड़ों के सहारे भूमि के अधिक मात्रा में चला जाता है। जड़ों के सहारे से क्या होगा, जल नीचे तक चला जाता है, जो वाष्पित होकर बाहर नहीं निकलता और तालाबों में और इस सब में फैल जाता है। इसके बाद देखिए क्या है, ये देखिए वन संरक्षण है। अभी हम पढ़ लिए थे वन संरक्षण, वन को बचाने के क्या क्या किए जाने उपाय, काटना नहीं चाहिए, उपयोग कम करना चाहिए, ये सब लिख लेंगे। ठीक है, वन्य प्राणियों का संरक्षण भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, वन्य प्राणी का संरक्षण क्यों करना जरूरी है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये आपका देखिए अनवीकरण योग्य पदार्थों का संरक्षण। अनवीकरण मतलब ऐसे पदार्थ जिनको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, उनका भी संरक्षण। जैसे प्लास्टिक, रबर है, उसको फेंके न थर्माकोल, उसको इकट्ठा करके कबाड़ी वाले दे, मतलब वो जाकर जहाँ देता है वहाँ से क्या होता है, उसको फिर से रीयूज के लिए फिर से उसका सफाई करके गलाकर फिर से उस उपयोग के लिए बनाया जाता है। तो ये सब करना चाहिए। और देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन है, वन संपदा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वन संपदा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, एक लेख लिखिए। देखिए पौधे एवं वन परितंत्र को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधे देखिए परितंत्र को संतुलित बनाने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बनाते हैं। इसको बचाने के लिए देखिए वनों से प्राप्त उपयोगी वस्तुएं, वनों से हमें इमारती लकड़ी, ईंधन, कार्क, रेजिन, रेशम, औषधि, कई चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, अगला क्या है देखिए, वनों से पादप उत्पादन के लिए अतिरिक्त लाख कीट के लाख, मधुमक्खी के शहद इत्यादि मिलते हैं। औद्योगिक व्यवसाय देखिए, अनेक उद्योग वनस्पति पादप पर निर्भर करते हैं, जैसे कागज, ठीक है, दिया सलाई, प्लाईवुड, तारपीन, पेंट उद्योग, ये सब क्या होते हैं, ये वन पर ही निर्भर करते हैं, वन से ही मिलते हैं। प्राकृतिक चक्रों का नियमन एवं पर्यावरण संतुलन। वन देखिए वातावरण में O2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन को बनाए रखता है। जो पेड़ पौधे हैं वो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के क्या कहते हैं, संतुलन को बनाए रखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए मृदा अपरदन को रोकने में वन सहायक होते हैं, लिख देंगे। फिर प्राकृतिक जीन बैंक है, ये सब याद कर लेंगे। ठीक है, और देखिए अज्ञात महत्व, इसके बहुत से ऐसे महत्व है जो ये कर देता है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है इसके बारे में। ठीक है, वनों का संरक्षण कैसे करेंगे, अभी हम पढ़े थे वनों को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, पढ़ लिए थे भाई। ठीक है, ये कर लेंगे, आप पूरा तैयार कर लेंगे। देखिए पूरा आंसर आपको है, आपको केवल तैयार करना है। एक क्वेश्चन देखिए है, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, मानव समाज को होने वाले इसके लाभ का संक्षिप्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। देखिए प्राकृतिक संसाधन वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो अपने अक्षकृत मूल प्राकृतिक रूप में मूल्यवान माने जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन वह प्राकृतिक पूंजी है जो निवेश की वस्तु में बदलकर बुनियादी पूंजी प्रक्रिया में लगाई जाती है। ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधन है। फिर देखिए प्राकृतिक संसाधन का मानव समाज में लाभ क्या क्या है। प्राकृतिक संसाधन निष्क्रिय होते हैं, परंतु जब ये मनुष्य के संपर्क में आते हैं तो सक्रिय होकर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसी न किसी रूप में देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधनों का भंडारण सीमित है, जैसे कोयला, खनिज तेल, ये सब प्राकृतिक संसाधन है, ये हमारे भी काम आते हैं, देश के भी आर्थिक विकास में काम आते हैं। ठीक है, ऐसे ये पूरा देख लेंगे।
संसाधन का भंडारण असीमित है। जैसे देखिए कुछ तो सीमित है, जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब सीमित है, ये एक नियत मात्रा में इसका उपयोग कम। जैसे जल है, वायु है, सौर ऊर्जा, ये सब क्या है, असीमित भंडार है, फिर भी इसका उपयोग एक निश्चित रूप से नियम से करना चाहिए, नहीं कि चाहे जितना करते रहें। ठीक है, तो ये देखिए भाई, ये हमारे थे आपके, ठीक है, फिजिक्स का लास्ट चैप्टर जो कंप्लीट हुआ। हम मिलते हैं नेक्स्ट अगले जैसे केमिस्ट्री क्लास में सब में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, और तैयारी करते रहिए भाई, लाइक करके जाइएगा जितने लोग नहीं किए हैं, ठीक है। और जितना क्वेश्चन बताया जाता है पीडीएफ भी मिलता है, देखिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पर फ्री में पीडीएफ मिलता है, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए 10th क्लास का, अल्फा 10th क्लास का, ठीक है, उस पर भी आपको पीडीएफ फ्री में मिलता है। आप पीडीएफ लेकर भी तैयार कर सकते हैं पूरा एकदम अच्छे से, क्वेश्चन यही तैयार करेंगे, इसके बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए, तो सभी को बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।